Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। साउंड के लेक्चर नंबर 2 में मैं ऋषभ खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। नया लेक्चर शुरू करने के पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी कुछ पढ़ा उसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमें वेव ये टॉपिक समझना क्यों है। तो दोस्तों, अगर हमें साउंड को समझना है तो हमें वेव को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउंड इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वेव के टाइप्स कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं वेव के टाइप्स? पहला टाइप होता है मैकेनिकल वेव, उसके बाद में हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर हमने पढ़ा मैटर वेव, और सबसे एंड में हमने ग्रेविटेशनल वेव के बारे में इंफॉर्मेशन ली। और उसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, है ना। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। देखिए, आसपास जितनी भी हमारी कोई वेव होती है ना, सब वेव्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। तो वही कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ना हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। और उसमें हमने कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज देखी? पहली प्रॉपर्टी तो हमने देखी वेवलेंथ, बराबर है ना। सेकेंड कॉमन प्रॉपर्टी हमने देखी टाइम पीरियड। उसके बाद में हमने क्या देखा? एम्पलीट्यूड। फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी, और सबसे लास्ट में हमने देखा वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। अगर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेना है तो हमारा जो लास्ट लेक्चर है, अभी ऊपर आई टैब पे एक लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये 5 कॉमन प्रॉपर्टीज अब तक हम देख चुके हैं। अब इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज मीन बाय फेज एंड व्हाट इज मीन बाय फेज डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमें सीखना है व्हाट इज मीन बाय फेज। फेज का मतलब क्या है? फेज का मतलब बहुत इजी है मेरे दोस्तों। फेज का मतलब है द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब क्या? तो देखिए, आप सभी को पता है कि अगर वेव को प्रोपागेट होना है तो पार्टिकल का ऑसिलेशन होना बहुत जरूरी है ना। क्या होता है कि एक जो इलास्टिक मीडियम होता है उसमें जितने भी अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, सपोज ये पार्टिकल्स है इस मीडियम में, तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे अप एंड डाउन क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं। और इन्हीं के वजह से क्या होता है, इन्हीं के वजह से हमारी जो वेव है वो इस तरह से आगे प्रोपागेट करती है, बराबर है। अब ये सभी पार्टिकल अलग अलग स्टेट में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये अलग अलग स्टेट में क्या कर रहे हैं, अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अगर हमें फेज बताना है तो ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं ये कौन से स्टेट में ऑसिलेट कर रहे हैं, ये ऑसिलेशन होते वक्त वो कौन से स्टेट में है, ये बताना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमें फेज को समझना बहुत जरूरी। अगर हमें पार्टिकल का फेज बताना है तो हमें 3 चीजें बताना बहुत जरूरी है। 3 चीजें बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके उन 3 चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। दूसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज। डायरेक्शन of the velocity,
और जो तीसरी चीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है ऑसिलेशन नंबर। तो अगर मुझे पार्टिकल का फेज बताना है, पार्टिकल किस फेज में ऑसिलेट हो रहा है ये बताना है, तो मुझे तीन चीजें बताना पड़ेगी। पहली है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और तीसरी है ऑसिलेशन नंबर। अब दोस्तों इसे आप और एक तरीके से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? अगर किसी ने आपको पूछा कि भाई तेरे घर का एड्रेस क्या है, बराबर है, तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से एरिया में रहते हो, फिर आपको कोई लैंडमार्क बताना पड़ेगा, है ना, फिर आपको आपके जो सोसाइटी है या जहां पर आप कोई गली में रहते हो उसका नेम बताना पड़ेगा, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका घर का नंबर क्या है। तो आपको अगर आपके घर का एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो आपको अलग अलग चीजें बतानी पड़ेगी। उसी तरह अगर मुझे फेज बताना है, एक पार्टिकल अगर मोशन में है, वो मूव हो रहा है ना, अगर मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या उसका टाइप ऑफ मोशन बताना है तो मुझे ये तीन चीजें बताना पड़ेगी। पहली है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड तीसरी है ऑसिलेशन नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में हम ये तीनों चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों लेट अस कंसीडर एन मीडियम। हम क्या कंसीडर करते हैं, ये एक ऐसा मीडियम है, O और A इन दो पॉइंट के बीच में हमारा एक मीडियम है, चाहे वाटर कह लो चाहे स्ट्रिंग कह लो, ये एक ऐसा इलास्टिक मीडियम है। अब हम क्या करेंगे, हम इस O पॉइंट से एक साइनोसोडियल वेव इस तरह से मीडियम में पास करेंगे। अब पहला मेरा सवाल है कि व्हाट इज मीन बाय साइनोसोइडल वेव। ये साइनोसोइडल वेव का मतलब क्या है? ठीक है, तो दोस्तों साइनोसोइडल वेव माना ऐसी वेव जिसका फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी क्या है? तो देखिए दोस्तों, y होता है मेरा f ऑफ x, या इसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिक्स में आपने फंक्शन सीखे ना फर्स्ट लेक्चर में, पहले चैप्टर में, कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। तो y हमें क्या बताता है? y हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। वेव पास होने के वजह से मेरे पार्टिकल में जो भी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा वो डिस्प्लेसमेंट मैं y के जरिए बता सकता हूं। y इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल साइन फंक्शन के जरिए बता सकता हूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल साइन फंक्शन के जरिए बता सकता हूं तो ऐसी वेव को मैं बोलूंगा साइनोसॉइडल वेव। तो साइनोसॉइडल वेव का मतलब क्या है कि भाई मेरा जो पार्टिकल में होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर ओमेगा और टी के साइन के फंक्शन में, साइन फंक्शन में अगर बता पाऊं तो ऐसे सब वेव हो जाएंगे मेरे साइनोसॉइडल वेव। दोस्तों अभी हमें वेव का ग्राफ प्लॉट करना है ना। देखिए वेव का ग्राफ प्लॉट करने का मतलब क्या है? वेव का ग्राफ प्लॉट करना इन द सेंस, हमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये जो डिस्टरबेंस हुआ है, उस डिस्टरबेंस का मैग्नीट्यूड प्लॉट करना या मैग्नीट्यूड बताना है ना। हमारा मीडियम जो है उसमें कुछ तो भी डिस्टरबेंस हुआ है, उसको अगर मैं मैग्नीट्यूड के जरिए बता सकूं तो यही हो जाएगा मेरा ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे चीजें समझते जाएंगे। सपोज मैंने इस इलास्टिक मीडियम से एक साइनोसॉइडल वेव पास की। साइनोसॉइडल वेव मतलब ऐसी वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट में इन द फंक्शन ऑफ साइन वेव समझा सकता हूं। देखिए अब दोस्तों इस मीडियम में अलग अलग पार्टिकल्स हैं,
बराबर है कि नहीं। अब जैसे ही मैं वेव पास करूंगा, जैसे मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा और मेरी वेव प्रोपागेट होना शुरू होगी, वैसे वैसे इन पार्टिकल्स में क्या होने लग जाएगा, इन पार्टिकल्स में ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट होने लग जाएगा। बराबर है। ये पार्टिकल जो है ऐसे पहले मीन पोजीशन पे थे, ये पार्टिकल इस तरह ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं टी इस टाइम पर अगर मैं उन ऑसिलेटिंग पार्टिकल का एक फोटो खींच लूं, तो मुझे क्या दिखेगा, तो मुझे ऐसा दिखेगा कि ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स किसी एक डिस्टेंस तक क्या हो चुके हैं, मूव हो चुके हैं, या शिफ्ट हो चुके हैं, या डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो पहले जो पार्टिकल इस तरह से मीन पोजीशन पे थे, अब क्या हो गया, अब वो इस तरह से एक लेवल तक डिस्प्लेस हो गए और हमें क्या दिखा, हमें इस तरह की एक वेव दिखी, इस तरह की हमें एक डायग्राम दिखी। देखिए, जो पहले मीडियम स्ट्रेट था वो अब इस तरह हमें दिखने लगे। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल स्ट्रिंग का, आपने स्ट्रिंग में ऑसिलेशन क्रिएट किया तो आपको वेव दिखी, है ना। तो अब तक ये हो चुका है। लेट अस कंसिडर सम पार्टिकल्स। अब हमें कुछ पार्टिकल्स कंसिडर करना है। सपोज ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, ये डी है, ये ई है और ये पार्टिकल एफ, ये जी, और इस पार्टिकल को हम एच कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पार्टिकल्स। देखिए, अब आफ्टर टाइम टी, ये जो मेरा ए पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल यहां तक मूव हुआ, बराबर है। अगर मैं इस तरह से ग्राफ प्लॉट करूं जिसमें मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के वर्सेस प्लॉट कर रहा हूं, जिसमें मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के वर्सेस प्लॉट कर रहा हूं, जिसमें मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस पर और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x एक्सिस पर। तो मैं इस ग्राफ को बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। देखिए, अब ये y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस पे हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखिए, ए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां तक है ना, तो इसका y एक्सिस पे हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया। और इसके x एक्सिस पे मींस इस एक्सिस पे, इस वाला एक्सिस के पे क्या बताया, डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम माय पार्टिकल ओ, या मेरे सोर्स से, जहां से मेरी वेव जो है वो प्रोपागेट होना शुरू हुई, उस सोर्स से मेरा डिस्टेंस अगर मैं एक्स एक्सिस पर बताता हूं और मेरे पार्टिकल में होने वाला डिस्प्लेसमेंट अगर मैं वाई एक्सिस पर बताता हूं, तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हमें फेज समझने के लिए हेल्प करता है। तो किस तरह हेल्प करता है, तो देखिए जरा, दोस्तों अब यहां पे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, है ना। अब फेज को अगर मुझे समझाना है तो मुझे पहली चीज बताना पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल from its mean position। मेरे पार्टिकल की मेरे मीन पोजीशन से होने वाली दूरी या डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट। जब कोई वेव पास होगी तब मेरा पार्टिकल ऊपर नीचे डिस्टर्ब होने लगेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट होने लगेगा,
और मीन पोजीशन से उसकी होने वाली दूरी को ही मैं क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट। ए पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, अगर आप क्लोजली से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए पार्टिकल ये एम्पलीट्यूड जितना डिस्प्लेस हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा ना व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये जो मेरा पार्टिकल ए है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इज इक्वल टू इट्स एम्पलीट्यूड। ओके, सिमिलरली आप इस ग्राफ पर देखकर बता सकते हो कि सी इस पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, सी इस पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसके एम्पलीट्यूड जितना। और मेरा जो ई पार्टिकल है, देखिए सी पार्टिकल भी उसके एम्पलीट्यूड जितना डिस्प्लेस हुआ है और मेरा जो ई पार्टिकल है वो भी उसके एम्पलीट्यूड जितना ही डिस्प्लेस हुआ है, वो भी उसके एम्पलीट्यूड जितना ही डिस्प्लेस हुआ है। तो इस पर से, इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए अब दोस्तों मुझे बताइए बी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, कमेंट में लिखिए। हाँ, तो बी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 0। कितना है, 0। इसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ अगर हम टाइम टी पे अगर फोटो निकाले तो। सिमिलरली पार्टिकल डी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अपने मीन पोजीशन से वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। पार्टिकल एफ का भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और पार्टिकल एच का भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो आप इस तरह से डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हो। अब इसके बाद का, अभी डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ आ गया, बराबर है कि नहीं, पर उसी के साथ हमें सेकेंड चीज बतानी पड़ती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर हमने तो डिस्प्लेसमेंट बता दिया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों देखिए, भले ही डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, भले ही डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जितना होगा, लेकिन पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम होगी क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं, इसी में एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। Let us consider two particles, particle B और पार्टिकल D। देखिए ये दो पार्टिकल है, पार्टिकल B और पार्टिकल D। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसका वीडियो निकालूं इनके ऑसिलेशन का और थोड़ा सा पीछे लेके स्लो मोशन में फॉरवर्ड करूं, स्लो मोशन में इसे चलाओ, तो मुझे क्या दिखेगा। देखिए ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स सब इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहे थे, बराबर है। ये पार्टिकल का जो डायरेक्शन था, ये पार्टिकल का डायरेक्शन ऊपर के तरफ था, बट जैसे ही ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचा, वैसे ही इन पार्टिकल्स ने क्या करना शुरू किया, नीचे के तरफ आना शुरू किया, नीचे के तरफ डाउनवर्ड मोशन के तरफ मूव होना शुरू किया। और ये जो मेरा बी पार्टिकल था, ये बी पार्टिकल भले ही इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस, बराबर है। और मेरा पार्टिकल डी देखिए, पार्टिकल डी के तरफ क्या था, देखिए मेरे पार्टिकल्स सब यहां तक आ गए। अब मेरे पार्टिकल्स ने कहां मूव करना शुरू किया, मेरे पार्टिकल्स ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। और इस पे से मुझे क्या समझ सकता है कि मेरे पार्टिकल डी की डायरेक्शन कहां थी, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस।
इसी के वजह से दोस्तों मुझे डायरेक्शन ऑफ दी वेलोसिटी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा। देखिए मेरे पार्टिकल बी और मेरे पार्टिकल डी का डिस्प्लेसमेंट भले ही सेम हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग है, उनका मोशन करने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए ये दोनों पार्टिकल अलग तरीके से मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और इसीलिए इन दोनों पार्टिकल का फेज अलग है, और इसीलिए ही हमें इन पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताना जरूरी है। बराबर है कि नहीं? अभी देखिए, अभी आप बता सकते हो पार्टिकल ए की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस तरफ है? देखिए पार्टिकल ए की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है। पार्टिकल सी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसी है? देखिए पार्टिकल सी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसी तरह आप समझ सकते हो। आपने कभी माउंटेन पे साइकिलिंग की है ना? जब आपको माउंटेन पे जाना है, अगर माउंटेन के ऊपर चढ़ना है तो आपको ऊपर की तरफ साइकिलिंग करने के लिए, मोशन करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। सिमिलरली यहां से यहां तक जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स पे कैसा फोर्स लगेगा या इनका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। और यहां से जितने भी पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल तक, उनका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो दो चीजें आपको अब इस डायरेक्शन, इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस कर्व से समझ सकती है कि व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, अभी तीसरी चीज हमें समझना है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है ऑसिलेशन नंबर। ऑसिलेशन नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसके नेम में ही इसकी डेफिनेशन है। ऑसिलेशन नंबर इज द नंबर which shows how many times my particle has been oscillated। अब तक मेरे पार्टिकल ने जितने बार ऑसिलेशन किया है उसे मैं कहूंगा ऑसिलेशन नंबर। तो चलिए इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक इलास्टिक मीडियम है, इस मीडियम से एक वेव प्रोपागेट हुई, जिसके वजह से ऐसे पार्टिकल्स में ऑसिलेशन क्रिएट हो गए। अगर मैं 2 सेकेंड बाद एक फोटो खींचता हूं या 2 सेकेंड तक मैं इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे क्या दिखेगा? देखिए आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स ये ए पार्टिकल कहां पर होगा, ये अभी हमें ढूंढना है ना? क्या होता है, कोई भी वेव जब किसी मीडियम से प्रोपागेट होती है, तब वेव को उसके सोर्स से उस पॉइंट तक जाने के लिए कुछ टाइम लगता है, और जैसे ही वेव उस पॉइंट तक पहुंचती है, वैसे ही उस पार्टिकल में ऑसिलेशन होना क्रिएट होते हैं। आपने खो खो खेला है ना? अगर खो खो में अगर हमें किसी प्लेयर को खो देना है या किसी प्लेयर को पकड़ना है, तो पहले क्या करना पड़ता है? एक प्लेयर भागता है, दूसरे प्लेयर के पीछे जाता है, फिर उसे खो देता है, और जिसे खो मिलता है फिर वो पार्टिकल मूव होना शुरू करता है। सिमिलरली वेव को इस पार्टिकल में ऑसिलेशन क्रिएट करने के लिए पहले इस पार्टिकल तक पहुंचना पड़ेगा, और फिर वो इस पार्टिकल में ऑसिलेशन क्रिएट करेगी। अगर मैं 2 सेकेंड तक इस मीडियम को ऑब्जर्व करूं या इस ए पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं, तो मुझे क्या दिखेगा? पहले तो मुझे दिखेगा कि कुछ टाइम तक ये वेव, ये पार्टिकल में ऑसिलेशन क्रिएट हुए ही नहीं, और फिर कुछ टाइम बाद इस पार्टिकल में इस तरह से ऑसिलेशन क्रिएट होना या ऑसिलेशन होना शुरू हो गए। वेव का टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड है ऐसा मैं कंसीडर करूं, 1 सेकेंड है ऐसा कंसीडर करूं, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 सेकेंड में मेरी वेव एक पार्टिकल को एक बार ऑसिलेट करती है।
है ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय टाइम पीरियड। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि वेव का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब होगा 1 सेकेंड में मेरी वेव एक किसी भी पार्टिकल को एक बार ऑसिलेट करती है, और 1 सेकेंड में ही मेरी वेव एक लैम्बडा इतना डिस्टेंस कवर करती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। इसका मतलब मेरी वेव को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, उसे लगा 1 सेकेंड, क्योंकि एक लैम्बडा का डिस्टेंस कितना होता है, एक लैम्बडा का डिस्टेंस होता है इतना, है ना। ये होता है मेरा एक लैम्बडा डिस्टेंस। ओके, ये कैसे होता है ये हम देखेंगे आगे। इसका मतलब मेरी वेव को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 1 सेकेंड लगा, तो मेरी वेव को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसका आधा, मीन्स यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसे लगेगा सिर्फ 0.5 सेकेंड। ओके, और यहां से ओ से ए तक पहुंचने के लिए कितना लगेगा, उसका भी आधा, मीन्स उसे लगेगा सिर्फ 0.25 सेकेंड। इतने ही टाइम में वो वेव क्या हो जाएगी, 0 से ए तक क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, है ना, पहुंच जाएगी। अब अगर मैं 2 सेकेंड तक इसे ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, देखिए, तो मुझे दिखेगा पहले 0.25 सेकेंड तक, पहले 0.25 सेकेंड तक तो ये पार्टिकल हिला ही नहीं, ये पार्टिकल ऑसिलेट होना शुरू ही नहीं हुआ, और उसके बाद में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। अब देखिए 2 - 0.25 कितना टाइम बचा, 1.75, तो 1.75 सेकेंड तक ये जो मेरा पार्टिकल है बेचारा, ये पार्टिकल ऑसिलेट करते रहेगा, है ना। अब ये पार्टिकल्स ने ऑसिलेट करना शुरू किया। अब मेरे वेव का टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड, बराबर है ना। तो मेरा जो ये ए पार्टिकल है, या जो मेरा ये ए पार्टिकल है, ये 1 सेकेंड में क्या करेगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, बराबर है कि नहीं। अब टाइम कितना बचा, अब टाइम बचा 0.75 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड, 1.75 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड कितना होता है, 0.75 सेकेंड। तो अभी 0.75 सेकेंड में क्या होगा, देखिए ये मेरा पार्टिकल पहले यहां तक जाएगा 0.25 सेकेंड में, फिर यहां तक आएगा आधे सेकेंड में आधा ऑसिलेशन, और फिर बचे हुए 2.5 सेकेंड में वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इस तरह लोअर पोजीशन पे मुझे दिखेगा, या लोअर मैक्सिमम पे मुझे दिखेगा। तो ये तो हो गई पार्टिकल ए की कहानी। ऐसे ही हर पार्टिकल की अपनी अपनी कहानी होगी, हर पार्टिकल अपने अपने तरीके से ऑसिलेट करेगा। क्यों ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इस ओ पॉइंट से वेव को उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कुछ तो भी टाइम लगने वाला है, बराबर है। अगर हम ए पार्टिकल के तरह पार्टिकल ई का एनालिसिस करें तो, अब देखिए पार्टिकल ई के मोशन का एनालिसिस करते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसी तरीके से वेव को ओ से ई इस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, देखिए ओ से डी पहुंचने के लिए उसे लगेगा 1 सेकेंड, और डी से ई पहुंचने के लिए उसे लगेगा 0.25 सेकेंड्स, बराबर है कि नहीं। तो वेव के पास कितना टाइम बचेगा, 0.75 सेकेंड बचेंगे इस पार्टिकल को ऑसिलेट करने के लिए। ये 0.75 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना ऑसिलेट करता है ये हमें समझना है, बराबर है। 0.75 सेकेंड में ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो कैसे करेगा, पहले 0.25 सेकेंड में यहां तक जाएगा, फिर 0.25 सेकेंड में यहां तक आएगा, बराबर है, और फिर बचे हुए 0.25 सेकेंड में वो यहां तक आएगा। तो मुझे पार्टिकल कहां पर दिखेगा, 2 सेकेंड बाद यहां पर दिखेगा। तो देखिए मुझे मेरी वेव जो 1 सेकेंड में एक बार ऑसिलेट करती है वो 2 सेकेंड बाद कैसी दिखेगी, वो 2 सेकेंड बाद इस तरह से दिखेगी दोस्तों। इस तरह से मेरे पार्टिकल नए पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गई पार्टिकल की ऑसिलेशन की कहानी, बराबर है। पर अब देखिए, अब कंसेप्ट आता है ऑसिलेशन नंबर का। ये हो गई ई पार्टिकल की कहानी। ई पार्टिकल ने कितने बार ऑसिलेशन किया, 1 सेकेंड तो वेव को पहुंचने में ही लग गया, बचे हुए 7.5 सेकेंड में उसने किया 7.5 ऑसिलेशंस, बराबर है ना। 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन, तो 0.75 सेकेंड में 0.75 ऑसिलेशन।
बट ये जो मेरा ए पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल्स ने कितने ऑसिलेशन किए? ये ए पार्टिकल ने किए पहला 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन और फिर 0.75 सेकेंड में 0.75 ऑसिलेशन, तो इसने किया 1.75 ऑसिलेशन। और मेरे पार्टिकल ई ने कितना किया? मेरे पार्टिकल ई ने किया 0.75 ऑसिलेशन। तो इस पर से, इस होल स्टोरी पर से, ये होल फेनोमेना पर से, होल सिचुएशन पर से हम ये कह सकते हैं कि अगर दो पार्टिकल का डिस्टेंस लैम्बडा इतना होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि उनके ऑसिलेशन नंबर में का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर ऑसिलेशन नंबर में का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। तो ये है ऑसिलेशन नंबर। ऑसिलेशन नंबर मींस अब तक मेरा पार्टिकल गिवन टाइम में कितने बार ऑसिलेट कर चुका है। इस तरह दोस्तों आप हर पार्टिकल का ऑसिलेशन नंबर निकाल सकते हो गिवन टाइम पीरियड के लिए और गिवन टाइम के लिए। तो आप कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि पार्टिकल सी का ऑसिलेशन नंबर क्या होगा 2 सेकेंड बाद। बताइए लिखकर। 0.75 सेकेंड इसे पहुंचने में लग जाएंगे और 1.25 सेकेंड में वो 1.25 ऑसिलेशन करेगा। तो इसका ऑसिलेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1.25। और इसी तरह आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, आपके टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? इफ द पार्टिकल्स आर lambda distance apart, then their oscillation numbers will be n and n+1। वही तो कहा मैंने कि अगर लैम्डा डिस्टेंस अपार्ट अगर दो पार्टिकल हो गए तो उनका जो वेव नंबर का ऑसिलेशन नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। अब हमारे पास लैम्डा की एक नई डेफिनेशन तैयार हुई। क्या डेफिनेशन तैयार हुई? लैम्डा माना कितना डिस्टेंस? लैम्डा माना उन पार्टिकल्स में का डिस्टेंस जो पार्टिकल्स का फेज सेम है, और उनका ऑसिलेशन नंबर में का डिफरेंस ऑसिलेशन नंबर में का डिफरेंस 1 है। देखिए फेज सेम है मतलब क्या? उनका डिस्प्लेसमेंट सेम है और उनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम है। अभी देखिए ए और पार्टिकल ए और पार्टिकल ई का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आप कोई भी टाइम पर निकाल के देख लीजिए, इनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम ही रहेगी। ये जो दोनों पार्टिकल्स है, ये दोनों पार्टिकल्स इस तरह से साइमल्टेनियसली अप एंड डाउन मूव हो गए। सिमिलरली ये जो पार्टिकल सी है और ये जो पार्टिकल जी है, ये भी सिमिलरली अप एंड डाउन मूव हो गए। मीन्स इनका फेज कैसा होगा? इनका फेज सेम होगा और इनके ऑसिलेशन नंबर में का डिफरेंस हमेशा 1 होगा। अगर ऐसे दो पार्टिकल्स आप ढूंढ लेते हो और उन दोनों में का अगर आप डिस्टेंस निकालते हो तो वो डिस्टेंस होगा नथिंग बट लैम्डा। कि लैम्डा डिस्टेंस माना कौन सा डिस्टेंस? जिसमें फेज सेम हो पार्टिकल का और ऑसिलेशन नंबर में का डिफरेंस उन पार्टिकल्स में 1 हो। ऐसा जब भी आपको दिखेगा तब उन दो पार्टिकल्स में का डिस्टेंस ये लैम्डा डिस्टेंस होगा। तो ये हो गया फेज। अब हमें समझना है फेज डिफरेंस।
तो फेज डिफरेंस समझने के लिए हमें अभी टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ समझना है। ओके, तो देखते हैं टाइम वर्सेस डिस्टेंस। तो दोस्तों क्या है टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ? टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा ग्राफ है, वेव की ऐसी पिक्चर है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वाई एक्सिस पे बताते हैं। वाई एक्सिस पे हम क्या बताते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। लेकिन जो एक्स एक्सिस पे है वो हम बताते हैं टाइम। टाइम किस एक्सिस पर बताते हैं? एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर हम एक फोटो ले या एक वीडियो निकाले और एक पार्टिकल कंसीडर करें, कोई भी एक पार्टिकल, मीडियम में का कोई भी एक पार्टिकल, सपोज हम कंसीडर करते हैं पार्टिकल ए, ठीक है। अब अगर हम इस पार्टिकल का ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा देखें, थोड़ा इसे ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या दिखेगा? ये पार्टिकल जीरो टाइम पर इस तरह था, हाँ, जब तक वेव पहुंची नहीं थी, और जब वेव इससे पास हुई तब हमें क्या दिखना शुरू हुआ? पार्टिकल ऐसा मैक्सिमम पोजीशन तक गया, फिर अपने जगह पर रिटर्न आया, बराबर है, फिर अपने जगह पर रिटर्न आया, फिर इस तरह नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन तक गया, और फिर इस तरह अपने जगह पर रिटर्न आया, है ना। तो ये हो गया पार्टिकल का मोशन या ऑसिलेशन। अगर हम इसे टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में देखें तो वाई एक्सिस पे हमें क्या बताना है? वाई एक्सिस पे हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पहले कुछ समय तक हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, बराबर है, मैक्सिमम पोजीशन तक मेरा पार्टिकल गया। फिर क्या हुआ? फिर मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वापस कम हो गया और मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गया। फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया और मेरा पार्टिकल कहाँ आ गया? मीन पोजीशन पे आ गया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में मेरा ये जो पार्टिकल है फिर नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन तक गया। इसका मतलब मेरा पार्टिकल फिर इस तरह नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन तक आया, और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर मेरा पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और ऐसा एक बार हुआ क्या? नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ, क्योंकि मेरा पार्टिकल सिर्फ एक बार ऑसिलेशन थोड़ी ना करने वाला है। मेरा पार्टिकल तो इंडेफिनेट टाइम तक ऑसिलेशन करेगा जब तक उसमें से वेव पास हो रही है, ठीक है। तो इस तरह जब हम हमारे एक्स एक्सिस पर टाइम बताते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, तो हम इस ग्राफ को बोलते हैं टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, तो ये चीज समझ आ गई। अब इस पर से हमें समझना है फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। पहले आपको उसके लिए साइन कर्व पता होना चाहिए, है ना। आपने साइन कर्व मैथमेटिक्स में सीखा ना। साइन कर्व कैसे होता है? जीरो से इस पॉइंट तक वैल्यू क्या होती है? 2 पाई होती है, बराबर है। अब ये कैसे आएगा? सर आप बोलोगे सर हमें नहीं पता ये कैसे आया, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल कंसीडर करना होगा, है ना। हमें एक रिवॉल्विंग पार्टिकल का एग्जांपल कंसीडर करना होगा। जो पार्टिकल क्या कर रहा है? इस तरह ओरिजिन से इस तरह गोल गोल घूम रहा है, इस ओरिजिन के अलोंग, या इस ओरिजिन से अगर हमने एक सर्कल मारा तो इस सर्कल पर वो क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है ना। मेरी गो राउंड देखा है ना, मेरी गो राउंड कैसा होता है? गोल गोल घूमते रहता है, तो उस तरह से वो ऑसिलेशन कर रहा है। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं कंसीडर करता हूं कि ये जो मेरा पार्टिकल है ये 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये पार्टिकल यहां से अगर मूव होना शुरू होगा तो 1 सेकेंड बाद ये पार्टिकल पूरा राउंड कंप्लीट कर अपने इस पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए इस पार्टिकल को पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा? 360 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा, बराबर है कि नहीं। एक ऑसिलेशन माना, एक पूरा सर्कल माना 360 डिग्री। ये 360 डिग्री तो रेडियन डिग्री में हो गया, है ना। इसे अगर आपको रेडियन में करना है तो रेडियन में कैसे लिख सकते हो? 2 पाई रेडियन, बराबर है कि नहीं। इसे आप लिख सकते हो 2 पाई रेडियन। तो आप
एक सेकेंड को या एक टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 यूनिट को आप 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यही बेसिस है टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व का। सिमिलरली देखिए 360 घूमने के लिए उसे 1 सेकेंड लगा, बराबर है कि नहीं। अगर उसे 180 डिग्री जाना है, 180 डिग्री माना यहां से उसे घूमकर इस तरह दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा। 1 सेकेंड में एक सर्कल तो आधे सेकेंड में आधा सर्कल, तो उसे पाई जाने के लिए या पाई रेडियन जाने के लिए कितना टाइम लगा, 0.5 सेकेंड। देखिए तो वही बताया है, अगर मेरा पार्टिकल O यहां से यहां तक अगर 2 पाई रेडियन कवर करता है या एक टाइम पीरियड कवर करता है, तो यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा पाई रेडियन। तो यही कंसेप्ट है, यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 3/2 पाई रेडियन, बराबर है 3/2 पाई रेडियन। यहां तक का मेरा डिस्टेंस हो जाएगा हाफ पाई रेडियन, बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से आप बता सकते हो। और इन एंगल्स को कहते हैं, अब ये जो 2 पाई, ये जो 3/2 पाई, ये 2 पाई, ये जो मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं फेज एंगल्स। क्या कहते हैं हम इसे, फेज एंगल्स। तो एंगल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इस सेंटर से ये जो पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है ये इस तरह से कुछ तो भी एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, बराबर है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फेज एंगल्स। ओके, तो ये हो गई फेज एंगल की डेफिनेशन, ठीक है। तो मेरा फेज डिफरेंस क्या है दोस्तों, मेरा फेज डिफरेंस क्या है, तो मेरा फेज डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन फेज एंगल्स, डिफरेंस बिटवीन फेज एंगल्स। तो यही है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन फेज एंगल। सपोज मेरा पार्टिकल कोई यहां पे, देखिए इसका फेज कितना है, इसका फेज कितना है, यहां तक 2 पाई, यहां तक कितना हो जाएगा 5/2 पाई, बराबर है कि नहीं। और यहां पे जो मेरा पार्टिकल है, ये लास्ट एग्जांपल में देखा था, यहां पे ये पार्टिकल था, यहां B C D E, ये हो गया मेरा E, है ना। तो A और E इन पार्टिकल में का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो इनके फेज एंगल में का डिफरेंस 5/2 माइनस π/2, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 4/2 पाई या 2 पाई रेडियन। तो ये हो गया मेरा फेज एंगल में का डिफरेंस। अब आप इस पर से भी एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, देखिए पार्टिकल ए और पार्टिकल ई लैम्बडा डिस्टेंस पर थे, है ना। जब भी मेरा पार्टिकल लैम्बडा डिस्टेंस अपार्ट हो गए, जब भी मेरे पार्टिकल लैम्बडा डिस्टेंस अपार्ट हो गए, तब उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 पाई के मल्टीपल में होगा, वो हमेशा 2 पाई के मल्टीपल में होगा। आप कोई भी एग्जांपल देख लीजिए सेम फेज होने वाले पार्टिकल्स का, ठीक है। अगर आप सपोज ये बी और पार्टिकल एफ, ये दो पार्टिकल कंसीडर करते हो, ठीक है, तो अभी देखिए ये पार्टिकल का फेज एंगल हो गया 5π/2, बराबर है, और ये पार्टिकल का फेज एंगल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 पाई, बराबर है ना, इसका हो जाएगा 3 पाई और इसका हो जाएगा पाई। अगर आप ये दो पार्टिकल लेते हो, पार्टिकल बी और पार्टिकल एफ, तो उनका फेज एंगल का डिफरेंस देखिए,
3 पाई माइनस पाई, तो वो भी हो जाएगा 2 पाई, बराबर है कि नहीं। तो आप ये बात कह सकते हो कि अगर दो पार्टिकल्स लैम्डा डिस्टेंस अपार्ट हो गए तो उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 पाई के मल्टीपल में होगा या 2 पाई होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत बेसिक है और सिंपल सिंपल एग्जांपल से हमें समझ के लेनी है। ओके, तो ये हो गई कहानी फेज और फेज डिफरेंस की। अब इसके बाद का एक पॉइंट है, इसके बाद हमें सीखना है कि जिस मटेरियल से या जिस मीडियम से मेरी वेव प्रोपागेट होती है उस मटेरियल की या उस मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगला हमारा पॉइंट होगा द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच माय मैकेनिकल वेव इज पासिंग और विल बी पास। ओके, तो ये है फेज और फेज डिफरेंस। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.